क्लास 10th। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हर जगह है पर हम उसे देख नहीं सकते। दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। सोचो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो आपके घर का मोबाइल, टीवी, इवन ये लाइट जो जल रहा है वो भी नहीं जलती। ये चैप्टर सिर्फ सिलेबस का ही हिस्सा नहीं है बच्चों, ये आपके डेली लाइफ का एक अनसीन हीरो है। कभी आपने सोचा है कि ये फ़ैन कैसे घूमता है, बल्ब कैसे चमकता है और फ़ोन का बैटरी जो है उसका इंडिकेटर हमेशा रेड क्यों हो जाता है? तो आज हम इन सब के पीछे के साइंस को समझेंगे। तैयार हो जाओ, चलो बिजली की ये राज मिल के सुलझाते हैं। बच्चों, बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी के इस राज को सुलझाने के लिए आपको कई सारी चीज़ों का पता होना चाहिए और उनमें से सबसे पहले जो पॉइंट है वो है आपका चार्ज। कि भाई चार्ज किसे कहते हैं? तो कौन से चार्ज की बात करने वाले हम लोग? हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। आप स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका डेफिनेशन क्या होता है सर? तो इसे हम कहते हैं कि फंडामेंटल इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी एटम में, देखो 9th क्लास में हमने एटम के बारे में पढ़ा है। आपने पढ़ा है कि दुनिया का जो भी मैटर होता है, चाहे वो हम हो, मतलब आपको पता है पहले से कि मैटर क्या होता है ना? आपने पढ़ा हुआ है कि वो सभी सब्सटेंस जिसके पास कुछ मास होता है, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम मैटर कहते हैं। और ये बने होते हैं बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलके, जिसे आप एटम कहते हो। और 9th में आपने सीखा था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस एटम के अंदर भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें और होती है जिसे हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कह रहे हैं। और इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम चार्ज के नाम से जानते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। ये जो कैपिटल क्यू दिख रहा है आपको, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को। इतनी बात समझ में आ गई हम लोगों को? बोला है ना? चलो, तो अब हमसे पूछा जाएगा कि बताइए कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज कितने प्रकार के हैं? तो भाई चार्ज जो है हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास वो है पॉजिटिव चार्ज। कौन से भाई? पॉजिटिव चार्ज। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो दो ही प्रकार के चार्ज आपको याद रखने हैं, एक प्लस वाला, दूसरा माइनस वाला। पॉजिटिव को आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई हम लोग को इतनी? अब तीसरी पॉइंट क्या पूछ सकता है हम लोगों से चार्ज के बारे में? वो है चार्ज की प्रॉपर्टीज। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ठीक है भाई। तो चार्ज की कुल दो प्रॉपर्टी होती है जो आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो बहुत सारी होती है जो कि हमें सीखनी है 12th क्लास में। फिलहाल 10th के हिसाब से आपको दो बातों का पता होना चाहिए। पहली बात क्या है भाई कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस जो है वो रिपल करता है, रिपल ईच अदर। रिपल्शन का मतलब पता है ना सबको? दूर भगाना। और लाइक का मतलब क्या होगा? सेम चार्ज। जैसे कि अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे। या फिर एक नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे। तो लाइक चार्जेस अगर कहीं दिखाई दे और पूछे कि इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, तो आप बोलोगे रिपल्शन फोर्स है, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है जो आपको याद रखनी है भाई? अनलाइक चार्ज के बारे में। तो अनलाइक चार्जेस जो होते हैं हमारे पास, वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। अगर अनलाइक चार्जेस है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होगी, मतलब एक दूसरे के पास जा रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर आपने पॉजिटिव चार्ज ले लिया है और दूसरा आपने अगर नेगेटिव चार्ज ले लिया है, ठीक है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। या फिर एक आपने नेगेटिव ले लिया और दूसरा आपने पॉजिटिव ले लिया, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, पास आएंगे एक दूसरे के। अच्छा, पास और दूर को सिंबल कैसे दे सकते हैं आप? तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों दूर भाग रहे हैं, ये दोनों दूर भाग रहे हैं। और पास कैसे आएंगे? तो ये भी इसकी तरफ जाएगा, ये भी इसकी तरफ जाएगा। इस तरीके से एरो से हम दिखा सकते हैं कि दोनों दूसरे के पास आ रहे हैं।
तो हमने क्या क्या सीख लिया भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो ये एक फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है जो किसी एटम में पाया जाता है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो सेम चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, दूर भगाते हैं। अपोजिट चार्ज जो होते हैं एक दूसरे के पास जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो एस आई यूनिट ऑफ चार्ज अगर हमसे कोई पूछ ले कि बताइए एस आई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, एस आई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज का यूनिट पूछ रहा हम लोगों से। तो चार्ज के बारे में हम लोगों को सबसे पहले जिसने बताया था उनका नाम है कूलाम, उनका नाम है कूलाम। तो कूलाम सर को रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए हमने क्या किया भाई, उन्हीं के नाम पे ऐसा यूनिट बना दिया। और इसका जो सिंबल रखा वो रखा कैपिटल सी। कूलाम का जो सिंबल रखा वो क्या रखा हम लोगों ने, कैपिटल सी। थोड़ा सा इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए हम लोग, कैपिटल सी से दर्शाते हैं हम लोग। समझ में आ गया इतना बात हम लोगों को। एस आई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलाम होता है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात कभी नहीं भूलनी है। अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी है बच्चों। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो आपको याद रखना इस वैल्यू को 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अगर आपसे पूछे n इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो n इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मतलब कि Q कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज से तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे बताइए टोटल चार्ज कितना होगा, तो आप कहोगे कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि E से आप रिप्रेजेंट करोगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे n से। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो आपको मिल जाएगा टोटल चार्ज का फॉर्मूला। तो इस चैप्टर का ये है आपका पहला फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू एन ई, जहां पर n किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। E आपको बताया गया था अभी, ये होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं हम लोग। और Q आपको पता ही है, Q आपका है टोटल चार्ज, Q आपका क्या है भाई, टोटल चार्ज। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, बात समझ में आ गया इतना। चलो अब इस सवाल को हम करते हैं सॉल्व, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कर लेते हैं ऊपर। ये रहा ये सवाल, क्वेश्चन को रीड करो और कोशिश करो खुद से करने की, वैसे मैं आंसर बता रहा हूँ। चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पता करने के लिए बोला गया भाई, मतलब कि n आपको निकालना है कितना होगा प्रेजेंट इन वन कूलम ऑफ चार्ज, मतलब कि Q कितना है आपके पास, 1 कूलम है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। भाई Q दे रखा है हम लोगों को 1 कूलम और n हमसे पूछा गया है। Q और n के बीच में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू एन ई। तो यहाँ से मैं n निकाल लूंगा Q अपॉन E करके, बोलो हाँ है ना, क्योंकि n और E मल्टीप्लाई हो रहा है तो E इधर जब आएगा तो क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, और आपको पता चल चुका है अब तक कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो वह है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा ये कूलम से कूलम कट जाएगा तो कोई भी यूनिट नहीं बचेगा हमारे पास। अब देखो क्या होगा, 1/1.6 बचेगा नीचे और 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा। और जब इस नंबर को 1/1.6 को हम डिवाइड करते हैं, ये जो नंबर है ये, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 6.25 इंटू 10 की पावर। अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर बचता है पावर एक कम हो जाती है और आंसर आता है 18। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गया। अब ये है क्या चीज़ भाई, तो ये बात आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, ये एक बढ़िया सा इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कहोगे कि लगभग 6.25 इंटू 10 की पावर
18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लगभग 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है इतनी। तो ये थी पूरी चार्ज की कहानी। चार्ज हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे करंट के बारे में, क्योंकि जब तक आपको चार्ज नहीं पता चलेगा तब तक आप करंट के बारे में नहीं सीख सकते। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। इलेक्ट्रिक चार्ज आपने पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हमने ये कुछ यूनिट देखा और ये एक सवाल किया। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग करंट के बारे में कि करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट, जिसको हम हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक करंट। भाई इन सभी चीज़ों को आप अपने कॉपी में बिल्कुल नोट करेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि नोट नहीं करेगा तो फालतू की तरह मूवी की तरह देख के चले जाओगे, कुछ याद रहेगा नहीं। ध्यान से नोट भी करना है और उसको रिवाइज भी करना है बार बार। भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, थोड़ा यहीं पे मैं लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। जैसे चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और ये क्या होता है भाई, तो इसे हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से। हम कहते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम is called current। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेता हूँ, is called current। बात समझ में आ गई? इसको अपन फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं भाई? तो आपने अभी क्या कहा कि करंट क्या होता है? करंट का मतलब क्या हो गया, आई। ये क्या है, चार्ज का फ्लो, चार्ज का फ्लो, वो भी कैसे, पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में। तो चार्ज को आपने पढ़ रखा है पहले से ही कि क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को तो आपको पता होना चाहिए, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट को अभी बोला मैंने आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट हो गया चार्ज अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला बन जाएगा आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। और क्यू का फॉर्मूला आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एन ई के बराबर होता है। तो एन ई अपॉन टी भी हम करंट को बोल सकते हैं। ये है आपका इस चैप्टर का दूसरा फॉर्मूला। बढ़िया से अच्छे ढंग से इसको याद कर लेना है। तो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, और क्यू होता है क्योंकि एन ई, तो हम कह सकते हैं आई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी भी होता है। बात समझ में आ गई हम लोगों को? अब अगर हमसे कोई पूछ ले एस आई यूनिट क्या होता है, एस आई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, तो करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो से हम एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एम्पियर, ए एम पी ई आर ई, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। किससे भाई, कैपिटल ए से। तो करंट का ऐसा यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है, और उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, येलो कर देते हैं, चलो ठीक है। तो क्या होता है भाई, एम्पियर होता है। करंट का फॉर्मूला क्या था भाई, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी था। ठीक है भाई, तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जो करंट है कितना आ जाए, 1 एम्पियर आ जाए। तो 1 एम्पियर कैसे आएगा, अगर आप चाहते हो कि ये जो आई है वो कितना आए, 1 एम्पियर आए, तो आपको क्या करना है, चार्ज का जो वैल्यू है 1 कूलम रखना पड़ेगा, और टाइम रखना पड़ेगा आपको 1 सेकेंड। ये एस क्या है, सेकेंड है, 1 सेकेंड। तो अगर आप 1 कूलम चार्ज को ले जा रहे हो 1 सेकेंड के लिए, 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवा रहे हो 1 सेकेंड के लिए, तो जो करंट आएगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर के बराबर। इसी बात को ना हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम, और जब सेकेंड को ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस पावर में आ जाती है, -1। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड, इसको रीड करते हैं इस तरीके से, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। इसके कुछ छोटी यूनिट होती है जो आपको याद रखना है, स्मॉल यूनिट ऑफ करंट। करंट के छोटी छोटी भी यूनिट होती है। अब वो क्या क्या है भाई, तो सबसे पहला आपको याद रखना है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, इसको लिख दूंगा मैं भी, टेंशन मत लो। और अगर 1 मिली एम्पियर लिखा होगा तो उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -3 एम्पियर। दूसरी जो यूनिट होगी
वो होगी 1 माइक्रो एम्पियर, और अगर माइक्रो लिखा है तो इसका मतलब है 10⁻⁻6 एम्पियर। अभी जो मिली है और जो माइक्रो है ये है क्या चीज़? तो 1 मिली कुछ भी हो, मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है ये बता देता हूँ। 1 मिली जो होता है, 1 मिली, 1 मिली, इसको शॉर्टकट में आप ऐसे लिखते हो 1 m। इसकी जो वैल्यू है वो होती है -3, 10⁻⁻3। ऐसे ही 1 माइक्रो हो, 1 माइक्रो हो, माइक्रो को हम लिखते हैं ऐसे 1 म्यू लिखते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻6 होती है। कुछ और नंबर्स होते हैं, जरा वो भी लिख देता हूँ मैं। 1 नैनो पूछेगा आपसे, तो 1 नैनो को हम लिखते हैं 1 n से, तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ समझ में आया बात? तो जैसे कि मान लो 1 मिलीमीटर पूछता तो मैं लिखता 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर पूछता है, यहाँ पे ये जो है माइक्रो लिखा है सिर्फ, आगे अगर 1 माइक्रोमीटर होता तो मैं इसको कहता 10⁻⁶ मीटर। ऐसे यहाँ पे लिखा होता 1 नैनोमीटर तो मैं लिखता 10⁻⁹ मीटर, यहाँ पे भी मीटर लिखता। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 1 मिली एम्पियर, तो मैंने लिखा 10⁻³ एम्पियर। जो यूनिट रहेगा वो यूनिट साथ में रहेगा, मिली का मतलब नंबर जो था 10⁻³ वो लिख दिया। ऐसे ही 1 माइक्रो को हम 10⁻⁶ ऐसे लिख दिया हमने। बात समझ में आ गई हम लोगों को? ठीक है। करंट को मेजर करने वाले डिवाइस का नाम क्या है? करंट को हम नापते किससे हैं? तो करंट को नापने वाला जो डिवाइस है हमारे पास उसे हम कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं भाई? एमीटर। ये क्या है भाई? एमीटर क्या है? तो इसको डिफाइन कैसे करें? हम कहेंगे इट इज अ डिवाइस which is used to measure current। ये एक डिवाइस है जिसका यूज हम करते हैं करंट को नापने के लिए। अब अगर आपसे पूछ ले कि बताओ इसका सिंबल क्या होता है, एम मीटर का सिंबल क्या होता है, सिंबल ऑफ एम मीटर, तो इसका सिंबल इस तरीके से होता है। एक लाइन खींचनी है आप लोगों को, फिर एक सर्कल बनानी है, फिर एक और ऐसे लाइन खींचनी है, बीच में लिख देना है ए, लेफ्ट साइड में प्लस, राइट साइड में माइनस। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन बना इसे हम कहते हैं एमीटर का सिंबल। समझ में आ गई बात हम लोग को? एक दो और पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर कर लेता हूँ। एमीटर को हमेशा जब हम किसी भी सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। तो ये वाली पॉइंट भी हम यहाँ पे चिपका लेते हैं। एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। अभी ये रेजिस्टेंस क्या है इसके पीछे माथा पेची मत करना, मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। एंड it is always connected in it is always connected in series। एमीटर को हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं, और एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है? लो होती है। इस बात को ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ सकता है, एसर्जन रीजन क्वेश्चन में आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। अब बच्चों आपने इतना कुछ पढ़ लिया, आपने चार्ज पढ़ लिया, आपने करंट के बारे में ही बहुत कुछ जान लिया है, तो अगर आपसे पूछूं कि करंट किसी वायर में कैसे फ्लो करता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, कहाँ से करंट कहाँ जाता है, ये सारी बातें अगर पूछे हमसे तो कैसे आप जवाब दोगे? तो कोशिश करते हैं उन सभी चीज़ों को समझने के लिए। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक वायर है, मैं बनाता हूँ वायर, रेड वायर बना रहा हूँ यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट किया और इसको यहाँ लेके आ गए, फिर इसको ऐसे जोड़ देंगे। ये हमने बना लिया सिलेंड्रिकल वायर। ये बन गई हमारे सिलेंड्रिकल वायर। इस वायर का ये जो हिस्सा है इसको हम कह रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। बात समझ में आई इतनी? बोलो हाँ या ना। इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। चलो भाई, अब इस वायर की जो ये पार्ट है इसको हम लेंथ कहेंगे कि कितनी लंबी हमारी वायर है, एल लेंथ की वायर है। और ये पूरा एरिया नहीं बोल रहा मैं, देखो ये जो लिखा है ना मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया, जब किसी वायर को आप काटोगे तो एक सर्कल से ऐसे निकलेगा। ये जो सर्कल निकला है हमारे पास छोटा सा पतला सा, इस सर्कल का जो एरिया है, इस सर्कल का जो एरिया है वो कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसको निकालने के लिए आप पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है,
अब वायर किसी न किसी मेटल से मिलकर बना होगा, और हर एक मेटल के अंदर, हर एक सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, हर एक सब्सटेंस में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब इस वायर के अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, मतलब कि कोई ढलान नहीं है, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो रेंडमली जहाँ मर्जी मूव कर रहा है। जब मैंने इसके अंदर करंट पास नहीं करवा रखा है, तो कोई चार्ज इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, रेंडमली कहीं भी कोई भी चार्ज मूव कर रहा है। इस वजह से जो नेट मूवमेंट होता है हमारे इस इलेक्ट्रॉन की, जो ई माइनस लिखा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसका जो नेट मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो क्या है, जीरो, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। इसको समझते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से। मान लेते हैं कि ये जो आपका कंडक्टर है, ये कंडक्टर नहीं है, पाइप है, और इस पाइप में आपने भर रखा है पानी, बीच में क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। तो मुझे ये बताओ, अगर पाइप इसी तरीके से सीधा रखा होगा तो क्या पानी कहीं गिरेगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा। लेकिन अगर इसी पाइप को आप इस तरीके से टेढ़ा कर दो, इस तरीके से इस पाइप को आप टेढ़ा कर दो, और फिर बोलो कि क्या इसमें से ये पानी गिरेगा, तो आप कहोगे हाँ, इस तरह पानी गिर जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर ज़मीन से हम देखें तो ये कुछ इस हाइट पे आ गया और नीचे है, तो जहाँ पे ज़्यादा हाइट है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, और जहाँ पे कम हाइट है वहाँ पे एनर्जी कम है। तो ज़्यादा से कम की तरफ हमेशा चीज़ें मूव करती है। सेम ऐसे ही होता है इनके साथ भी। इस बात को मैं समझाऊंगा अभी ध्यान से। अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कि हम बात करने वाले हैं भाई कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन होती है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्शन ऑफ करंट ये क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है, वो होती है अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाता है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है। इसको समझते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एक वायर है, ये एक वायर हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको भी। चलो, एक वायर है। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी तरफ भाग रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन इसी तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन की है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसका बिल्कुल अपोजिट, ये जो डायरेक्शन होगी हमारी वो करंट की होगी। इस बात को ध्यान रखना बस, इलेक्ट्रॉन जिधर जिधर, करंट हमेशा उसके अपोजिट वाले में, करंट हमेशा उसके अपोजिट वाले में। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो इतना सीख लिया आप लोगों ने।